हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, फ्यूल। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फ्यूल। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। रिकॉल दैट कि जो सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस आर, मतलब कि फ्यूल क्या है। वैसे हम इस जो प्रीवियस चैप्टर उसमें भी हमने देखा था कि फ्यूल आखिर होता क्या है। फ्यूल ऐसी चीज़ है जो से हमें जो क्या है, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी का सोर्स है डोमेस्टिक घर के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी। जैसे कि वुड हो गया, चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन, ये सब क्या है, हीट का सोर्स हैं जिन्हें हम घरों में और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। इन्हीं सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि आखिर एक जो फ्यूल है वो अच्छा कब हो सकता है। तो अगर फ्यूल अच्छा है तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि अगर कोई फ्यूल अच्छा है तो वो क्या हो जाना चाहिए, रेडली अवेलेबल, मतलब कि ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और ईजिली एयर में मॉडरेट टेम्परेचर पे बर्न हो जाना चाहिए, मतलब कि जल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे पड़ा पड़ा ही जल जा रहा है, और या फिर उसको हम बहुत ज़्यादा आग देते जा रहे हैं और फिर भी वो जल ही नहीं रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इजीली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए और मॉडरेट रेट पे बर्न हो जाना चाहिए। और ये मतलब अब हम अच्छा फ्यूल चुन रहे हैं तो किस लिए चुन रहे हैं, मेनली तो हीट के लिए चुन रहे हैं ना, तो और ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करे, इस तरह का हमें फ्यूल चाहिए। और ऐसे फ्यूल को ही हम क्या कहते हैं, गुड फ्यूल कहते हैं। और जो फ्यूल हो, एक लास्ट है कि इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। जैसे कि हम देखते हैं जो लकड़ी वगैरह जल रही है, लकड़ी जलने के बाद उसकी राख रह जा रही है, पर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई फ्यूल अच्छा है तो वो अपने जलने के बाद कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, मतलब कि ऐसा सब्सटेंस ना छोड़े जिसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो अब हमें पता है, अब हम किसी भी इंसान में अगर एक ही इंसान में सारी खूबियाँ ढूंढने लग जाएं तो वो भी हमें नहीं मिल सकती है। वैसे ही ये फ्यूल है, कोई फ्यूल चीप है, रेडली अवेलेबल है, तो फिर ईजिली जल नहीं रहा। अगर कोई ईजिली जल रहा है तो रेडली अवेलेबल नहीं है। वही इन्होंने बोला है कि अब आज तक तो हमें कोई भी ऐसा फ्यूल फाइंड नहीं हुआ है जिसे हम आइडियल फ्यूल कह सकें। ये तो बात सही है, क्योंकि सबके मन को जो चीज़ भाए ऐसी तो मिलती ही नहीं है। तो वैसा ही ये फ्यूल भी, कि इस तरह का फ्यूल भी हमें अभी तक मिला नहीं है जिसमें इस तरह की सारी खूबियाँ अवेलेबल हों। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल। अब हम इस तरह के फ्यूल का यूज़ मतलब खोज तो कर ही रहे हैं कि हमें इस तरह का फ्यूल मिल जाए कि जो ये सारी चीज़ों को फुलफिल करे। फ्यूल डिफर इन देयर कोस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर। जो मैंने आपको बोला कि कुछ फ्यूल्स कोस्ट से डिफर हैं, कुछ सस्ते हैं, कुछ महंगे हैं। अगर वो इजली जल रहे हैं तो हर कोई ना कोई कमी तो रह ही जा रही है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल फेमिलियर टू यू। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कुछ फ्यूल्स की लिस्ट बनाई है, जैसे कि यहाँ पे टेबल 4.3 में जो सॉलिड्स हों, लिक्विड्स हों और गैसियस हों, एक एक फ्यूल उन्होंने बोला है। यहाँ पे जो सॉलिड है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, वुड लिख सकते हैं। जो लिक्विड है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, पेट्रोल लिख सकते हैं लिक्विड फ्यूल में। और जो गैसियस है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, सीएनजी लिख सकते हैं। वैसे सीएनजी तो उन्होंने यहाँ भी लिखी है कि जो नेचुरल गैस है असल में वही क्या होती है, सॉरी, सीएनजी ही होती है। ठीक है, इसको बाकी आप एक दो चीज़ें और ढूंढ के इसे फिल कर लेना। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है वो क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी। अभी तक हमने देखा कि फ्यूल क्या होता है, ये इजी ही था क्योंकि हम प्रीवियस चैप्टर से ही इसके बारे में स्टडी करते आ रहे हैं कि फ्यूल आखिर है क्या। अब हम देखते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी का आखिर मतलब क्या है। सपोज़, मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको उबालने के लिए कहा जा रहा है वाटर को उबालने के लिए कहा जा रहा है काऊ डंग का यूज़ करके, कोयला का यूज़ करके या फिर एलपीजी का यूज़ करके। तो आप इसे इनमें से किस चीज़ को यूज़ करेंगे और इसका रीज़न भी दीजिए। अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। तो इन तीनों में से हम किसको यूज़ करेंगे, मेनली तो मैं अगर बताऊं तो मैं यूज़ कर सकती हूँ किसे, एलपीजी को, क्योंकि इसमें फ्लेम भी बनेगी और जल्दी बॉयल भी हो जाएगा। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप किसे यूज़ करेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। अब यहाँ पे जो इन्होंने लिखे हैं ये सब क्या है, फ्यूल ही हैं। और
नेक्स्ट इन्होंने बोला है कैलोरीफिक वैल्यू। जो कैलोरीफिक वैल्यू है असल में वो होती क्या है कि जो भी अगर हम 1 किलो फ्यूल को जला रहे हैं, अब ये फ्यूल कुछ भी हो सकता है, काव डंग, कोल, एलपीजी, कुछ भी, पर 1 किलो फ्यूल होना चाहिए। और उस 1 किलो फ्यूल के जलने से कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब इसके पूरे जलने से, ये नहीं कि थोड़ा सा जल गया बाकी धुएं में रह गया, ऐसा कुछ नहीं। जैसे लकड़ी जला रहे हैं 1 किलो तो आधी लकड़ी जल गई पर बाकी रह गई, ऐसा नहीं है। पूरी 1 किलो लकड़ी अगर हम जला रहे हैं तो उस लकड़ी के कंप्लीट कंबशन से जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होगी, उस वुड की कैलोरीफिक वैल्यू होगी। और जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है किसी भी फ्यूल की, किस यूनिट में एक्सप्रेस की जाती है, किलो जाउल पर केजी में, क्योंकि पर केजी पे हम चेक कर रहे हैं और किलो जाउल जैसे एनर्जी की यूनिट होती है, तो ये क्या है, इसकी भी यूनिट हो जाएगी, कैलोरीफिक वैल्यू की भी यूनिट हो जाएगी। अब यहाँ पे इस टेबल में इन्होंने कुछ दिए हुए हैं, कुछ सब्सटेंस के कैलोरीफिक वैल्यूज़, जैसे कि काव डंग को अगर हम 1 kg काव डंग को जलाएंगे तो इतनी एनर्जी मिलेगी, 1 kg वुड को जलाएंगे तो इतनी एनर्जी मिलेगी, मतलब कि उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो इतनी होगी। अब इससे आपको पेपर में आ सकते हैं कि ठीक है, जैसे वहाँ पे उन्होंने पेपर में दे दिया वुड और कोल, और आपसे पूछ लिया कि वुड और कोल में से किसकी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, क्योंकि जिसकी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उसको ही हम यूज़ करेंगे, मतलब कौन ज़्यादा अच्छे तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो कोल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर जो कोल है वो हमारे लिए अच्छा रहेगा वुड और कोल में से अगर हम चूज़ करें। और ऑन द अदर हैंड अगर हम कोल और पेट्रोल में से चूज़ करें तो पेट्रोल ज़्यादा बढ़िया होगा एज अ फ्यूल, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल, नेक्स्ट क्या इन्होंने दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि जब हम फ्यूल को जला रहे हैं तो उसके कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी हैं, मतलब उससे नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन फ्यूल लाइक, जैसे कि जो वुड, कोल और पेट्रोलियम है, जब हम इन्हें जलाते हैं तो इनके जलाने से कुछ अनबर्न कार्बन पार्टिकल भी रह जाते हैं जब हम इन्हें जला रहे हैं। जैसे हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था तो इसमें कार्बन की प्रेजेंस को क्या बताया, जो काला धब्बा है उसने हमें बताया। वैसे ही जो वुड है, लकड़ी है या फिर कोयला, पेट्रोलियम है, अगर हम इन्हें जलाते हैं तो उससे भी कुछ अनबर्न कार्बन पार्टिकल रह जाते हैं। और ये जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल है ये हम डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि इससे पोल्यूशन कॉज होता है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो सकती है, अस्थमा वगैरह, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है पहले हम क्या करते थे, जैसे यहाँ पे तो अभी इन्होंने बोला ना कि वुड को यूज़ करने से नुकसान होता है, पर पहले के टाइम में वुड का ही यूज़ किया जाता था घरों के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए, पर आजकल हमने इसे रिप्लेस कर दिया है बाय कोल और अदर फ्यूल्स जैसे कि एलपीजी से। पर कुछ ऐसे रूरल पार्ट्स हैं हमारी कंट्री में जहाँ अभी भी वुड को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो गांव वगैरह में ईज़िली अवेलेबल हो जाता है और कम खर्चे पे उन्हें मिल जाता है। पर जो अगर हम वुड को जलाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हमें मतलब जो भी लोग इसे जला रहे हैं, क्योंकि लकड़ी जल रही है तो उससे बहुत ज़्यादा धुआं होगा, और बहुत ज़्यादा धुआं होगा तो जो धुआं है वो ह्यूमन बींग्स की, हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। उससे बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर हम लकड़ी को जला रहे हैं तो लकड़ी आएगी कहाँ से, जंगलों से ही आएगी, तो इससे हमें जंगलों को बहुत ज़्यादा काटना भी पड़ेगा। और फिर जंगल क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे कम भी होते जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर हम लकड़ियों को एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो डिफॉरेस्टेशन बढ़ जाएगी, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इसीलिए योजना वगैरह शुरू करी गई है कि हर घर में गैस सिलेंडर होना चाहिए, ताकि वो लकड़ी का कम से कम यूज़ करें और उनकी हेल्थ भी अच्छी हो, हेल्थ भी उनकी प्रॉब्लम, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो और डिफॉरेस्टेशन भी ना हो। सेकंड पॉइंट क्या दिया गया है कि जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, इन सब के इनकम्प्लीट कंबशन से क्या रिलीज़ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल, और
यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो कोल होता है, कोल को किसी क्लोज्ड रूम में मतलब रूम को बंद करके जलाना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जो कोल वगैरह है इसमें से भी क्या रिलीज़ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है, जहरीली है। अगर हमने रूम बंद करके कोयला जला लिया है और उस कोयले से क्या रिलीज़ हो रही, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे लिए जहरीली है। तो इससे जो भी इंसान इस रूम में सो रहा है उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए बुझू यहाँ पे कह रहा है कि ओह सो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि कोई भी कोयले से मतलब कोयले को जलाकर या फिर कोई भी और भी जलती हुई चीज़ को जला के हमें रूम को बिल्कुल क्लोज करके नहीं सोना चाहिए। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल, थर्ड पॉइंट क्या है कि कुछ फ्यूल्स को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है एनवायरनमेंट में। जैसे कि यहाँ पे कोयला को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी, पर कुछ ऐसे फ्यूल्स हैं जैसे कि पेट्रोल डीजल हो गए, इनको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है इन्वायरमेंट में। और कार्बन डाइऑक्साइड जब इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रहा है तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब हमें पता है अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिससे कि जो ग्लेशियर होंगे वो पिघलेंगे और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो सी का लेवल बढ़ेगा और इससे बाढ़ आने का खतरा, जो भी कोस्टल एरियाज़ हैं मतलब मुंबई वगैरह हो गए उनके आसपास समुंदर है, बाढ़ आने का खतरा होगा तो उन शहरों को भी खतरा होगा, क्योंकि उन शहरों में अगर बाढ़ आ गई तो वो परमानेंटली भी वाटर के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि बाढ़ आ रही है, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो सी लेवल बढ़ेगा तो बाढ़ आएगी तो वो परमानेंटली भी पूरा उस पानी में समा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल, जो कोल और डीजल के बर्न से सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस रिलीज होती है और ये क्या है, बहुत ही सफोकेटिंग और कॉरोसिव गैस है, मतलब कि अगर ये गैस रिलीज़ हो रही है तो इससे हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि पहली बात तो हम इस तरह के व्हीकल्स का यूज़ कम ही करें, अगर हम यूज़ कर भी रहे हैं तो अपने इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब भी हम ट्रैफिक लाइट वगैरह में खड़े हैं। अब ये जो क्योंकि व्हीकल्स में से यूज़ कर रहे हैं तो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र और नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट है और जब भी बारिश होगी तो बारिश में इसके ऑक्साइड सल्फ़र के और नाइट्रोजन के बारिश के साथ मिल के एसिड फॉर्म कर लेंगे और तब जो बारिश हो रही होती है उसे हम क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे, क्योंकि तब बारिश का पानी ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र और नाइट्रोजन के साथ डिज़ोल्व होकर एसिड बना चुका है और वो जो रेन है वो बिल्कुल पूरा एसिड में कन्वर्ट हो चुकी है। इसीलिए इस तरह की रेन्स को हम कहते हैं एसिड रेन। तो एसिड रेन का भी क्वेश्चन बन सकता है कि एसिड रेन होता क्या है, आखिर एसिड रेन हुई कैसे, क्योंकि जो कोल और डीजल के जलने से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई और जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है ये एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट है और जब भी बारिश हो रही है तो जो सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है बारिश के पानी में ही, जैसे ऊपर से बारिश हो रही है बारिश के पानी में ही इसके ऑक्साइड कंबाइन कर जाते हैं और फिर जो धरती पे बारिश होती है वो क्या होती है, एसिड रेन होती है। और ये जो एसिड रेन है क्रॉप्स, बिल्डिंग्स और सॉइल्स इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। इसी कारण एडवाइस किया जाता है कि इस तरह के फ्यूल्स को रिप्लेस किया जाए बाय सीएनजी, बिकॉज जो सीएनजी है ये प्रोड्यूस करती है हार्मफुल सब्सटेंस पर बहुत कम इन कंपैरिजन टू दिस पेट्रोल एंड डीजल, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक क्लीनर फ्यूल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे होता है हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा। जो सब्सटेंस एयर में बर्न होते हैं उसे कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। ऑक्सीजन एक इसेंशियल कंपोनेंट है जलाने के लिए किसी भी सब्सटेंस को। कंबशन, अगर कोई भी चीज़ जल रही है तो उससे हीट, लाइट और ये सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। इग्निशन टेम्परेचर हमने देखा था कि क्या था, एक लोवेस्ट टेम्परेचर है किसी भी सब्सटेंस को, कि मतलब कोई भी सब्सटेंस किस लोवेस्ट टेम्परेचर पे आग को पकड़ रहा है। फिर हमने देखा था कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है, जिसको बहुत ही कम टेम्परेचर, जिसका बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर होता है, जो बिल्कुल थोड़ा सा आग देने पे ही मतलब थोड़ा सा ही हीट देने पे आग पकड़ ले रहा है, ऐसे सब्सटेंस को हमने इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहा था। फिर हमने क्या देखा था कि जो आग लग रही है वो कैसे लगती है,
एक तो हवा चाहिए आग लगने के लिए, और साथ ही साथ जो फ्यूल चाहिए वो मतलब कि आग आखिर लगी किससे और आग लगी किसको है। तो उसको अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें हवा को या फिर जो फ्यूल है, जो चीज़ जल रही है उसे, इनमें से एक दो चीज़, जो भी चीज़ है जिसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। अगर जैसे कि हवा को हमने देखा था कि अगर किसी आदमी को आग लगी है तो हम उसके चारों तरफ कंबल लपेट देते हैं ताकि उसका कांटेक्ट बाहर की एयर से टूट जाए और आग जलनी बंद हो जाए। वही इन्होंने कहा है कि फायर को कोई भी एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट को रिमूव करके जिससे आग जल रही है, जिससे आग पैदा हुई है, हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर को हम कॉमनली यूज़ करते हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए, पर वाटर को हम अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या फिर ऑयल के कारखानों में आग लगी है तो हम वाटर को यूज़ नहीं करेंगे। इसका रीज़न हमने देख चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं। कुछ हमने कल की वीडियो में देखे कंबस्शन के टाइप्स, जैसे कि रैपिड कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन और एक्सप्लोजन। रैपिड में हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है, स्पॉन्टेनियस में अपने आप ही आग लग जा रही है, और एक्सप्लोजन में हीट और लाइट के साथ साउंड भी प्रोड्यूस हुई थी। फिर हमने देखा 3 डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम। डार्क जोन जहाँ पे बिल्कुल ही लो टेम्परेचर है, जो ल्यूमिनस जोन है वहाँ पे मिडल हीट है, मतलब कि जो आग जो हीट है, जो टेम्परेचर है मीडियम है। पर नॉन ल्यूमिनस जोन में बहुत ही ज़्यादा हीट होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है उसका। जो आइडियल फ्यूल है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो यहाँ पे लिखे हैं, वही हमने देखा। चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, जल्दी से आग लग जानी चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट, मतलब कि उसको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकें। उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, कोई भी अनडिज़ायरेबल गैस प्रोड्यूस ना करता हो जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करे, ऐसा। फ्यूल डिफ़र इन देयर एफिशिएंसी। फ्यूल जो है हमें पता है आइडियल फ्यूल हमें मिला नहीं है, सभी फ्यूल की एफिशिएंसी और कॉस्ट में डिफ़र करते रहते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी इज़ एक्सप्रेस्ड, मतलब कोई फ्यूल कितना अच्छा है उसको हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से एक्सप्रेस किया जाता है, और इसका यूनिट क्या है, किलो जाउल पर केजी। जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल हैं एयर में प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, जिससे हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। इनकम्प्लीट कंबशन फ्यूल से भी, जो फ्यूल की इनकम्प्लीट कंबशन होती है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, जो भी बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है। अब हमने उसके बाद देखा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, फिर हमने देखा एसिड रेन के बारे में। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से, पूरा जो चैप्टर है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।